नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए 2025 का आज अंतिम दिन है, 31 है और उसके बाद कल नए साल की शुरुआत हो जाएगी और उसी के साथ राजस्थान सरकार के 2 साल कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। आज हम उन्हीं सब विषयों पर चर्चाएं करेंगे कि राजस्थान में राजनीति में क्या उतार चढ़ाव हुए इन 2 सालों में और क्या 2025 में ऐसी राजस्थान में क्या घटनाएं हुई, क्या ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस हुए, क्या राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें क्या चेंजेस हुए, उन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बसंत पांडे जी हमारे साथ में हैं। बसंत जी, क्या कुछ साल का जो है आज अंतिम दिन है, 31 है, उसके बाद 2026 की कल से शुरुआत हो जाएगी। सरकार के भी 2 साल कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, तो क्या कुछ नया उथल पुथल हुआ, क्या राजनीतिक में ऐसी उथल पुथल हुई, पार्टियों में उथल पुथल हुई, उन सब विषयों पर क्या लगता है कुछ? देखिए आरव, सबसे बड़ा मुद्दा जो जल जीवन मिशन का था उसको लेकर लगातार चाहे वो कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे हों चाहे बीजेपी सरकार पर आरोप लगे हों। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त लगातार जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों पर भी आरोप लगाए जा रहे थे। जो मंत्री थे महेश जोशी, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे थे। और यूं कह सकते हैं कि इस 2 साल के अंतराल में जो महेश जोशी हैं, कांग्रेस सरकार में जब जो जलदाय मंत्री थे उनको हिरासत में लिया गया क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने उन पर आरोप लगाए थे घोटाले के। और ये घोटाले के आरोप उन पर ही नहीं, 70 से अधिक अधिकारियों पर लगे, उन पर भी कार्रवाई करने की बात की गई। कईयों को चार्जशीट थमला दी गई। और उस वक्त जो आईएएस अधिकारी थे जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सुबोध अग्रवाल, हालांकि आज उनका अंतिम दिन है आज, तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चलते गए। अभी बीते दिनों ही देखने को मिला जल जीवन मिशन से जुड़े हुए 5 लोगों को और हिरासत में लिया गया। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये जल जीवन मिशन लगातार, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अब ये टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्त में आते जा रहे हैं और ये खेल लगातार रुक नहीं रहा। कई और भी आंकड़े हैं जो अब लगातार जांच एजेंसियों जो एजेंसियां है वो करने में लगी है। कई अधिकारी भी रडार पर हैं, कई ठेकेदार भी रडार पर हैं, जल जीवन मिशन से जुड़े कर्मचारी भी रडार पर हैं, क्योंकि जिस तरह काम धीमा चल रहा है इसकी रिपोर्ट लगातार केंद्र तक भी पहुंच रही है। हालांकि राजस्थान में भाजपा की सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार में ही अभी बीते दिनों ही 5 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। एसओजी की कार्रवाई हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन पूर्व में जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई दिखी नहीं। तो ये आरोप प्रत्यारोप, पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा ने आरोप लगाए, अब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार इन 2 सालों में निश्चित तौर पर देखने को मिला। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा जो है मेन चेहरा माना जा रहा था कि घोटाले में मंत्री महेश जोशी को माना जा रहा था कि बड़ा घोटाला उन्होंने किया, लेकिन अब वो जमानत पर है। देखिए महेश जोशी को जब जांच के लिए बुलाया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, मैंने किसी तरह का घोटाला नहीं किया है। लेकिन 7 महीने के जो है उन्होंने जेल में बिताया। जब रिहा होकर आए तो उन्होंने कहा मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं, मैंने किसी तरह का घोटाला नहीं किया है और जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 7 महीने जेल में रहे, उनकी संपत्तियां की भी जांच पड़ताल की गई, कई प्रत्यावलियां खंगाली गई, उनके करीबियों से भी पूछताछ की गई, अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। हालांकि अभी भी जांच चल रही है, ईडी ने अभी भी क्लीन चिट नहीं दी है। तो ये माना जा सकता है कि अब और भी इस जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी भजनलाल सरकार को 2 ही साल हुए हैं, आगामी 3 सालों में कई और बड़े चेहरे निकलकर सामने आएंगे। बसंत जी, इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान में 2 सालों में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत बदलाव देखने को मिला। जिस तरीके से भजनलाल जी ने कमान संभाली और उसके बाद में 2 साल के अंतिम दौर में जैसे उन्होंने कहे कि लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से धीमे चल रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में 2 साल जैसे ही हुए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं बदलाव किए। देखिए यार, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का चयन हुआ था मुख्यमंत्री के पद पर, तब एक पर्ची निकाली गई थी और इस पर्ची को कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया था। और ये 2 साल में लगातार कांग्रेस भी आरोप लगाने में लगी थी कि भाजपा सरकार में केवल पर्ची से काम हो रहे हैं, बिना पर्ची के कोई काम नहीं होता है, केंद्र से जब तक पर्ची नहीं आएगी तब तक कोई काम नहीं होगा। हालांकि इस 2 साल में कई बार कांग्रेस ही लगातार आरोप लगाने में लगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, कौन नया मुख्यमंत्री होगा। इसके साथ साथ ही
पार्टी कार्यालय में, भाजपा पार्टी कार्यालय में भी चर्चा चल रही थी कि भजनलाल सरकार जिस तरह धीमी गति से काम कर रहे हैं, कई जगहों पे काम नहीं हो रहे हैं, कई कार्यकर्ता जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं कि उनके मंत्री उनके जिलों में काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बदलाव किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की आप बात करें, देखिए वी श्रीनिवास को यहाँ मुख्य सचिव बनाया गया, कई जो अधिकारी थे उनके तबादले किए गए। तो तबादलों का दौर जैसे ही शुरू हुआ और ये कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने का कहना था कि कहीं ना कहीं जो राजस्थान में भाजपा की सरकार में पूरी तरह से फैल होती जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम नहीं है। मंत्री खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, मंत्री उनके काम पूरे नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 साल के उतार चढ़ाव में साफ तौर पर देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट कार्ड केंद्र के पास जा रहा था, केंद्र इसमें मंथन कर रहा था और लगातार प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का दौरा हो या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा हो, वो लगातार दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे थे और चर्चाएं भी शुरू हो गई थी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बदलाव होगा। जो है जेपी नड्डा से मुलाकात करी, अमित शाह से मुलाकात करी, राजनाथ से मुलाकात करी और इसके साथ साथ ही वसुंधरा राजे भी लगातार सक्रिय रही, चाहे वो अंतर चुनाव हो या फिर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात का दौर हो। तो इनके भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि कहीं ना कहीं बदलाव होगा। लेकिन अब ये बदलाव के संकेत यूं कहें कि चर्चाएं अब पूरी तरह से थम चुकी है। जिस तरीके से लग रहा था कि लोग चर्चाएं कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो दोबारा से हो सकता है कि क्योंकि एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, अंतिम समय में एक्टिव नजर आए, लेकिन जो लोग ये सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे थे या चर्चाएं चला रहे थे कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, लेकिन अब एक्टिव हुए, अधिकारियों के तबादले किए, कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, तो इन सब चीजों पर कैसा देखते हैं? देखिए, हालांकि अगर बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जब चर्चा की जा रही थी तो किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी निकल कर सामने, उनके मंत्री भी कहीं ना कहीं ऐसा जिक्र कर रहे थे, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब दब सी गई है। देखिए आरव, आपने बीते दिनों देखा होगा जब किरोड़ी लाल मीणा जो कि कृषि मंत्री हैं, लगातार छापेमारी करते हुए अपनी सरकार पर, अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाने में लगी थी कि इनके ही मंत्री इनकी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं घोटालों के, मिलावट के। तो उसके बाद चर्चाएं भी लाजमी होना है कि तेज होगी ही होगी और चर्चाएं चल गई थी। किरोड़ी लाल मीणा की नाराजगी देखने को मिल रही थी, उनकी ओर से इस्तीफा भी दिया गया था और शीर्ष नेतृत्व लगातार चर्चा करने में लगा था। वो भी लगातार कह रहे थे कि मैं जनता के मुद्दे को उठाता रहूंगा, इसलिए अलग अलग जिलों में जाकर उनकी ओर से किसानों को मुद्दे को बनाने की कोशिश की जा रही थी, किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने की बात की जा रही थी। और अभी भी किरोड़ी लाल मीणा लगातार यूं कह सकते हैं कि एक्टिव है, कृषि भवन में जाकर लगातार किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और किरोड़ी लाल मीणा चाह रहे हैं कि लगातार किसानों की जो समस्या आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको दुरुस्त किया जाए, उनका निस्तारण किया जाए। हाल फिलहाल में अंतर उपचुनाव भी हुआ है और इसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है। 2025 में शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साल यूं कहें कि एक तरीके से नाखुश नजर से आया। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए और मदन राठौड़ के लिए अंता सीट को जीतना, लेकिन अंता सीट जिता नहीं पाए। लेकिन उससे पहले जिस विधायक किरोड़ी लाल मीणा पे जो आरोप लगे थे, उसके बाद लगातार वसुंधरा राजे भी कोशिश करने में लगी थी, राज्यपाल से लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनकी सजा को 2 साल से कम किया जाए। अगर 2 साल से कम किया जाता तो निश्चित तौर पर उनकी विधायकी बनी रहती। लेकिन यूं कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे की कोशिश भी सफल नहीं हो पाई। अंता चुनाव हुए, लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दौरे पर रहे, मदन राठौड़ भी दौरे पर रहे, पार्टी के कई नेता को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन यूं कह सकते हैं कि भाजपा सफल नहीं हो पाई और लगातार आरोप भी लगे। नरेश मीणा तो आरोप लगा रहे थे कि मशीन को हैंग कर लिया, कई नेताओं ने जो है साठगांठ करी उनको हराने में और कांग्रेस पर भी आरोप लगे। तो निश्चित तौर पर ये 2 साल में उतार चढ़ाव तो निश्चित तौर पर अंतर चुनाव में भी निश्चित तौर पर देखने को मिले। 2025 एक यूं कहें तो विधायकों के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन गया है। यूं कहें जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, निर्दलीय विधायक पकड़े गए, कांग्रेस का एक विधायक जो है वो उसमें आया स्टिंग ऑपरेशन के अंदर, दूसरा बीजेपी का एक विधायक रेवत राम डांगा जो है खींवसर से विधायक है, तो उनके अनिता रीतू, इन तीनों के नाम आए। हालांकि तो कमीशन विधायक निधि में कमीशन खोरी का जो जिस तरीके से धंधा चल रहा था कि कमीशन खोरी मांगी जा रही थी, कैसा देखते हैं? देखिए, हालांकि जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के सामने इनको पेश भी किया गया था, लेकिन कमेटी के सामने ये जवाब नहीं दे पाए, केवल यही कहते हुए नजर आए कि हमने कोई जो है भ्रष्टाचार नहीं किया है। विधायक जो रीतू थी उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अपना तथ्य जो पक्ष था वो कमेटी के सामने नहीं रख पाए।
कमेटी ने हालांकि इनको समय दिया है 6 तारीख को उनको वापस अपनी जो पक्ष है वो कमेटी के सामने रखना है। हालांकि यहाँ से भी पार्टी बीजेपी को पार्टी कार्यालय की तरफ से भी उन्हें नोटिस जवाब दे नोटिस थमा दिया गया है। अब 6 तारीख को स्थिति साफ हो पाएगी, क्या कमेटी के सामने वो अपना पक्ष रख पाए हैं कि नहीं रख पाए हैं, क्योंकि शुरुआत से ही तीनों विधायक कहते हुए आ रहे थे कि हमने किसी तरह का घोटाला नहीं किया, केवल एक ऋतु जो निर्दलीय विधायक है वो सीबीआई जांच की भी मांग वो सीबीआई जांच की मांग करने में लगी थी। लेकिन वो तीनों विधायक कह रहे हैं कि हमने किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया है, पार्टी के समर्थन की बात कर रहे हैं, हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन अब जब कमेटी बैठा दी गई है, चाहे वो कांग्रेस में बैठाई गई हो, चाहे बीजेपी में बैठाई गई हो, या फिर जो सदाचार कमेटी बनाई गई हो, इन तीनों की का मंथन होगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि तीनों जो विधायक हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर अपने सबूत या फिर अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। बसंत जी, विधायकों के साथ साथ में ये 2025 कहीं ना कहीं जनता के लिए भी काल बन करके आया है। जिस तरीके से बड़ी घटनाएं राजस्थान में देखने को मिली, जैसलमेर में बस में हादसा हुआ, अजमेर हाईवे पर हादसा हुआ, एसएमएस में आग लगी, तो कैसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में 2025 में ये बड़ी घटनाएं सामने देखने को मिली? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम शुरुआत में अगर जिक्र करें एसएमएस अस्पताल की, एसएमएस अस्पताल में जिस तरह आगजनी की घटना हुई, वहां पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम थे उन पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। मरीजों को जब आग लगी तो बाहर रोड पे लाया गया, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। हालांकि आनंद फानन में जो अधीक्षक थे उनका बदलाव कर दिया गया। कमेटी बैठाने की बात की गई कि कमेटी बैठाकर जांच की जाएगी, लेकिन कमेटी बैठा तो दी जाती है लेकिन उस पर जांच नहीं होती है। ये पहला मुद्दा नहीं है आगजनी का। अजमेर रोड का जिक्र कर लें, वहां पर आगजनी की घटना हुई, जैसलमेर में आगजनी की घटना हुई, जो है विंडो नहीं खुली, और इसके साथ साथ ही अपने 14 नंबर पे भी यही देखने को मिला, बड़ी घटना हुई। तो निश्चित तौर पर ऐसी जब घटनाएं होती है, प्रशासनिक अमला पहुंचता है और कमेटी बनाने का जिक्र करता है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट यूं कह सकते हैं कि फाइलों में ही दबके रह जाती है, खुलकर सामने नहीं आती है। तो ये 2 साल में निश्चित तौर पर बड़ी आगजनी की घटनाएं अलग अलग जिलों में साफ तौर पर देखने को मिली। सवालिया निशान जो है लगातार प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर भी खड़े हुए, सरकार पर भी खड़े हुए, विपक्ष ने भी आरोप लगाए। तो ये उतार चढ़ाव जो है 2 साल में कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लिए मुसीबत भी बनते हुए नजर आए। जिस तरीके से जो 14 नंबर की घटना थी, जिसने डंपर ने करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को कुचला, ये घटना ने तो पूरे राजस्थान को झकझोर दिया था कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काल बनकर। देखिए, निश्चित तौर पर जो हाईवे वाले रूट होते हैं वहां पर पेट्रोलिंग के लिए टीम खड़ी होती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान भी खड़े होते हैं, लेकिन वो जो भारी वाहन है उनको प्रवेश दे देते हैं, रॉन्ग साइड से भारी वाहन चलते हैं, उन पर जो है लगाम नहीं लगी जाती, केवल यूं कह सकते हैं चालान काटने में लगे रहते हैं। तो इसको लेकर भी लगातार सरकार पर आरोप लगाए गए कि जो भारी वाहन है वो अंदर शहरों में प्रवेश कर रहे हैं, उन पर किसी तरह की लगाम नहीं लगाई गई है। इसके बाद शायद सरकार एक्शन में भी आई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक्शन में भी आई। शाहपुरा का हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, वहां पर बस के ऊपर सामान रख के ले जाया जा रहा था, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। गाड़ियों के बसों के अंदर सिलेंडर रखे हुए थे, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। उसके बाद आरटीओ की ओर से जो है टीम बना दी गई, जो भी बस जो है अपने बसों के ऊपर सामान रख के लेके आएगी उनको सीज कर दिया जाएगा। इस तरह के आदेश निकले। कुछ दिन कार्रवाई हुई, जगह जगह पर जो है पेट्रोलिंग टीम तैयार कर दी गई, आरटीओ भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। लेकिन अब यूं कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये मुस्तैदी खत्म होने का नाम ले रही है, किसी तरह की कार्रवाई अब देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या लग रहा है बसंत जी कि इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये तमाम सारे मुद्दों के, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बड़े तौर पर हावी होती हुई नजर आई। उसने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, हाल ही में अरावली का जो मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नई परिभाषा दी 100 मीटर की दायरे से। तो इस मुद्दे को कैसा देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े स्तर पर इसको उठाया? देखिए, कांग्रेस ने हालांकि इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया, लेकिन भाजपा साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही थी अपनों को और अपने रिश्तेदारों के जरिए ही कांग्रेस खनन करने में लगी थी। अब इस खनन को रोकने का काम भाजपा सरकार करने में लगी है। अरावली पहाड़ियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, कांग्रेस केवल गुमराह करने का काम कर रही है। और लोकसभा जब चल रही थी तो वहां पर भी कहा गया कि कुछ एक विधायकों ने चाय पर चर्चा करने की बात की थी, उनमें राहुल कसबा भी थे, कई और सांसद भी थे। उन्होंने चर्चा के दौरान एक वीडियो बना लिया, उसको वायरल कर दिया, लेकिन पूरी जानकारी जनता को नहीं बताई और कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करती गई और प्रदर्शन करती गई। हालांकि भूपेंद्र यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष भी रखा कि अरावली पहाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस जनता को गुमराह नहीं कर रही। कांग्रेस अगर जो है अरावली पहाड़ी के हित में बात करती है तो जनता के सामने सही तथ्य पेश करे। हाल फिलहाल में बात करें, कोर्ट ने अभी इस मुद्दे पर स्टे भी लगा दिया है। बसंत जी,
भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, लोग ऐसी चर्चाएं चला रहे थे कि कार्यकारिणी के बाद में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है। तो क्या अंदाजा है कि 2025 का अंतिम दिन है, तो ये शुभारंभ शायद 2026 में हो सकता है मंत्रिमंडल? देखिए, कार्यकारिणी का अगर जिक्र कर लें तो अभी लगातार जिस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सुनवाई कर रहे थे, वहाँ कार्यकर्ता पहुंच रहे थे और नाराजगी देखने को मिल रही थी। कार्यकर्ता खुद ही कह रहे थे अलग जिलों से आके कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो ये नाराजगी को कहीं ना कहीं जो मदनलाल शर्मा है, मदन राठौड़, उन्होंने भाप लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भाग लिया, क्योंकि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव में अगर कार्यकर्ताओं की नाराजगी होगी तो निश्चित तौर पर हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मंत्री दरबार को शुरू कर दिया गया। अब जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनको निस्तारण का आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह, जब मंत्री दरबार लगता है तो मीडिया को भी अंदर प्रवेश दिया जाता है। लेकिन भाजपा जानती है कि कार्यकर्ता काफी नाखुश है, अंदर जो है मंत्रियों से झड़प भी होती हुई नजर आ रही है, जुबानी जंग भी चल रही है। वो मीडिया के कैमरे में कैद ना हो जाए और वो जनता तो सार्वजनिक ना हो जाए। अगर सार्वजनिक होगी तो इसका नुकसान जो आगामी चुनाव है इसमें देखने को मिल सकता है। तो स्थिति को वक्त रहते भाजपा ने भांप लिया है, अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जनता के लिए और सरकार के लिए 2025 खास तौर पर विशेष नहीं रहा। देखिए, विशेष ये भी कह सकते हैं, चाहे पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र हो, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा कह रही थी कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग करेंगे, क्योंकि भंग करने की बात जो है सचिन पायलट ने, जब कांग्रेस सरकार थी, सचिन पायलट की ओर से भी की गई थी। आरपीएससी पे सवालिया निशान खड़े किए गए थे और उस वक्त भाजपा कह रही थी, जब भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा का कहना था कि जो सचिन पायलट है वो अपनी सरकार को ही घेर रहे हैं, आरपीएससी को भंग नहीं कर रहे हैं। बाबूलाल कटारा को हिरासत में लिया गया, बाबूलाल कटारा ने कांग्रेस के नेता का नाम लिया। अब एसओजी ने जांच करी तो बाबूलाल कटारा से कुछ मिला नहीं। अब ईडी जांच कर रही है, ईडी की जांच में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ही नेता ने जो है पेपर को लीक करवाया था। तो कई नाम और निकल कर सामने, मंजू शर्मा ने भी अपना, मंजू शर्मा ने, क्योंकि दबाव ईडी लगातार दबाव उनपे बनाने में लगी थी, पूछताछ करने में लगी थी। तो कहीं ना कहीं भय के चलते ही हो सकता है कि मंजू शर्मा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, बहरहाल हमने 2025 और सरकार के 2 साल कार्यकाल पर चर्चाएं करी। हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट बसंत पांडे जी थे। तमाम उन चीजों पर बातचीत करी, क्योंकि 2025 कहीं ना कहीं जनता के लिए भी काल बन के आया, क्योंकि राजस्थान में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। सरकार के कार्यकाल पर भी बात करी, ब्यूरोक्रेसी पर बात करी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आए, बदलाव हुए। सरकार एक्टिव हुई, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री एक्टिव नहीं है, और अंतिम समय पर उन्होंने जिस तरीके से तबादले और बदलाव किए और ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हुआ, चेंजेस हुए, एक्टिव मोड में नजर आए, तो साफ तौर पर ये निकल करके आया कि कहीं ना कहीं अब 2025 जनता के लिए और सरकार के लिए क्या कुछ नया लेकर के आने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है 2026 में। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज का हम अनुमान लगा रहे हैं। बहरहाल जो 2025 में और सरकार के 2 साल कार्यकाल में हुए, उन सब चीजों पर हमने बातचीत करी। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।